हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं HPSC का जो पुराना पेपर है एजुकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, AE सिविल इंजीनियरिंग का 2017 का। ठीक है, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि अपकमिंग जो हरियाणा का एग्ज़ाम है AE का, उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। इससे आप समझ पाएंगे कि हरियाणा में किस तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया मिले और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम इसको 4 पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे कि 25 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। ये कि RCC से इस तरह के 2 क्वेश्चंस बहुत ही प्रोमिनेंट आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए IS कोड क्या कहता है RCC स्ट्रक्चर्स के लिए, स्पेशली बीम एंड स्लैब के लिए। तो बीम एंड स्लैब के लिए क्या कहते हैं, स्पैन अपॉन डी रेशियो है। आपको और याद हो तो स्पैन अपॉन डी रेशियो है 7, 20 और 26। 7 है कैंटिलीवर बीम के लिए, 20 है सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब के लिए और 26 है कंटिन्यूअस बीम या स्लैब के लिए। तो इन स्पैन अपॉन डी रेशियो को अगर हम इंश्योर करते हैं तो व्हाट इट मीन्स, वी आर कंट्रोलिंग द डिफ्लेक्शन बीम और स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा स्पैन टू। अब डेप्थ तो है नहीं तो विड्थ का रेशियो ही ऑप्शन है, यहाँ पे ये आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि क्रैक कंट्रोल के लिए क्या करते हैं। तो क्रैक कंट्रोल के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम स्पेसिंग जो रेनफोर्समेंट के बीच में होता है वो इसीलिए होता है ताकि क्रैक को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, बाकी एस्पेक्ट रेशियो आप जानते ही हैं, लेंथ और विड्थ का रेशियो को एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। मॉडुलर रेशियो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जिसे हम 280/3 सिग्मा CBC से भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग स्ट्रेस का मेथड था, ये लिमिट स्टेट मेथड में बहुत कम यूज़ होता है मॉडुलर रेशियो। वाटर टू सीमेंट रेशियो पता ही है आपको, ये डिजाइन मिक्स में यूज़ होता है वाटर टू सीमेंट रेशियो। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्ले लेयर 5 मीटर थिक इन फील्ड टेक्स 300 days to attain 50% ऑफ कंसोलिडेशन विद द कंडीशन ऑफ डबल ड्रेनेज। तो 5 मीटर थिक और क्ले है, 300 दिन लगते हैं उसमें 50% कंसोलिडेट होने के लिए। डबल ड्रेनेज की कंडीशन है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह से वाटर एक्सपेल आउट हो रहा है। तो इफ द सेम क्ले लेयर इज अंडरलेन बाय हार्ड रॉक, मतलब नीचे से हार्ड रॉक आ जाए, तो उस कंडीशन में कितना टाइम लगेगा 50% कंसोलिडेशन में। पहले वाले केस में क्या था, डबल ड्रेनेज था। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि नीचे से हार्ड रॉक आ गया, मतलब नाउ देयर इज ओनली वन वे ड्रेनेज, कि सिर्फ पानी ऊपर से बाहर आ सकता है, बाकी नीचे से बाहर नहीं जाएगा। तो इस केस में सिंपल सा क्या करना है आपको कि वन वे अगर है तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि CV इजिकल टू TV इजिकल टू क्या होता है, CV इंटू टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ड्रेनेज पाथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो इसको आपको 4 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाते हैं। तो 2 वे ड्रेनेज में जो टाइम लग रहा है उसका 4 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा 1 वे ड्रेनेज में। बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, समझना है तो ये फॉर्मूला है, TV इजिकल टू CV इंटू टी डिवाइड बाई डी स्क्वायर से। तो 400, 4 गुना 300 हो गया आंसर 1200 डेज। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन है यहाँ पे और रीजन भी दिया हुआ है। इन केस ऑफ माइल्ड स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सप्रेस्ड एज पर यूनिट एरिया ऑफ द स्मॉलर डाया ऑफ द बार आर मोर देन दैट ऑफ द लार्जर डाया ऑफ द बार। रीजन कह रहा है ऐसा क्यों होता है, इन केस ऑफ स्मॉलर डाया माइल्ड स्टील बार्स द रेशियो ऑफ आउटर हार्ड कोर टू टोटल एरिया, दैट मीन्स आउटर हार्ड कोर प्लस इनर सॉफ्ट कोर इज मोर। कह रहा है कि ये रीजन और ये असर्शन क्या आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही एक दूसरे को सही कोरिलेट कर रहे हैं, और जो रीजन यहाँ पे दिया हुआ वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील बार, उसकी टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों बराबर होता है। ठीक है, लेकिन वो स्मॉलर होता है स्मॉलर डाया ऑफ द बार के लिए, आर मोर देन दैट ऑफ द लार्जर डायामीटर बार। लार्ज डायामीटर बार मतलब ज़्यादा बार अगर यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आप टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसीलिए स्मॉलर डाया बार में लार्जर टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा एज कंपेयर टू लार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट इन वुड इज रीच्ड व्हेन। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट वुड की या टिम्बर के अंदर हम रिड्यूस करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि फ्री वाटर जितने भी होते हैं वो सारे इवेपोरेट हो जाते हैं और ओनली सेल वाटर बचता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। अब अगर इवन हम और पानी को रिड्यूस करेंगे फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से नीचे,
तो उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी लॉस होती है, प्लस उसके श्रिंकेज बहुत रैपिड होता है, क्योंकि अब जो श्रिंकेज हो रहा है वो प्योर मटेरियल की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके सेल वाटर को हम इवेपोरेट कर रहे हैं। अब एक बार हम लोग इसका थोड़ा ड्राइंग भी देख लेते हैं कि कैसे देखिए, ये है फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। और देख सकते हो आप यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट का रेशियो है, यहाँ पे 28 से कम दिया गया मॉइस्चर कंटेंट, और उसके साथ श्रिंकेज का क्या कोरिलेशन दिया गया। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट जैसे, मतलब फाइबर सैचुरेशन पॉइंट से नीचे जैसे हम रिड्यूस करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को, श्रिंकेज इज वेरी शार्प, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों डायरेक्शन में श्रिंकेज इज वेरी फास्ट। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री वाटर इज रिमूव्ड, यस। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है, फ्री वाटर इज रिमूव्ड, सेल वाटर इज रिमूव्ड, नो, सेल वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। थर्ड ऑप्शन इज श्रिंकेज ऑफ द वुड इज रैपिड, यस, अभी हमने देखा। स्ट्रेंथ गेन इज रैपिड, नहीं, स्ट्रेंथ गेन लॉस होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेंथ गेन इज रैपिड, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखते हैं ऑप्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे पहला तो ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो बी तो नहीं होना चाहिए। तो बी किस किस में नहीं, बी जिसमें है वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही बचता है, डी जैसा मैंने बोला, स्ट्रेंथ गेन इज रैपिड। हाँ, क्योंकि हमने देखा था स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉइस्चर कंटेंट की। मॉइस्चर कंटेंट को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ गेन होगा, बट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कई सारे प्रॉपर्टी लॉस भी होते हैं, बट ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन ए ही आएगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ वेल, स्पेसिफिक कैपेसिटी किसको बोलते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन ऑफ वेल, कि अगर 1 मीटर का ड्रॉ डाउन हुआ वेल में तो उसमें कितना डिस्चार्ज मिल रहा है हमें, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम एक्विफर, इसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन कई बार पूछा था, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पहले क्या होता है, जैसे बारिश हुई तो एक्विफर के अंदर पानी जितना वो होल्ड कर सकता है अपने अंदर, कह रहा है कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो पानी का वॉल्यूम हम एक एक्विफर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी पंप, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक यील्ड, अपने आप जो डिस्चार्ज कर सकता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज ट्रेवर्स एबीसी, कोई क्लोज ट्रेवर्स है एबीसी, रीडिंग है यहाँ पे, कह रहा है स्टेशन ए इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, करेक्ट द बियरिंग ऑफ सीबी। सिंपल है, अब यहाँ पे बोला है कि ए स्टेशन जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, दैट मीन्स ए बी लाइन भी ए से जितने भी एंगल मेजर की गई होगी वो सही होगा, मतलब ए बी यहाँ पे सही होगा। सिमिलरली सी ए में ए सी वाली रीडिंग, मतलब ये वाली रीडिंग सही होगी, ठीक है। तो हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ये 4 बियरिंग सही है, और हम जानते हैं 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का रीडिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180। अब यहाँ पे 180 का डिफरेंस कब होगा, प्लस माइनस, अगर 180 से कम है 4 बियरिंग तो ऐड करेंगे, और 180 से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 180, तो हो जाएगा 200, तो इसकी करेक्ट रीडिंग हो गई 200। सिमिलरली हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पूछा है सी बी की कौन सी रीडिंग है, मतलब ये सी बी रीडिंग कितनी है, तो अब ये 200 हो गया ये बैक बियरिंग का, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, फिर इसको फाइंड करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जब करेक्ट करेंगे तो ये आएगा 280। यहाँ पे एरर कितना हो गया, यहाँ पे मतलब ये बी पॉइंट पे करेक्शन कितना हो गया, -1 डिग्री का, 1 डिग्री ज़्यादा आ रहा है, -1 डिग्री का, तो इसमें से 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 100, ये 100 आ गया, मतलब इसकी करेक्ट रीडिंग आ गई 100। और हम जानते हैं डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 का, अगर ये 180 से कम है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 280, सिंपली आंसर आ जाएगा 280, दैट मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है स्टील स्ट्रक्चर आर आइडियली सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड के लिए स्टील स्ट्रक्चर सुटेबल होता है, क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट जहाँ बात आती है वहाँ पे क्या होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए। टफनेस इज डायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, तो जहाँ पे जिस चीज़ की टफनेस ज़्यादा होती है वो इम्पैक्ट को अच्छे से रजिस्ट कर सकता है। मैक्सिमम परमिशिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ मैसनरी वॉल, अब देखिए मैंने यहाँ पे आईएस कोड का भी आपको रेफरेंस लगाया है। आईएस कोड की बात करें तो आईएस कोड है कौन सा, IS 1905-1987। इसमें क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ लोड बियरिंग वॉल कितना है, अब ये लोड बियरिंग वॉल के लिए है,
नॉट एक्सीडिंग, अब यह नंबर ऑफ स्टोरीज कह रहा है, अगर नॉट एक्सीडिंग 2 है तो 27 और एक्सीडिंग 2 है तो इन बोथ ऑफ द केसेस देयर इज 27। तो ये किसके लिए है? लोड बियरिंग के लिए। नॉन लोड बियरिंग के लिए कितना होता है? 30। तो ऑप्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे 27 तो है नहीं, 30 का ऑप्शन है, तो यहाँ पे बोला भी नहीं है कि कौन से मेसनरी वॉल है, लोड बियरिंग है नॉन लोड बियरिंग है। अगर यहाँ पे लोड बियरिंग होता तो 27 आता और नॉन लोड बियरिंग है तो 30। मैंने दोनों के लिए बता दिया, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू कैन आंसर नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर? डिटर्मिनिस्टिक कौन सा होता है? CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, और ऑप्टिमिस्टिक कौन सा होता है? PERT। तो याद रखें यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे है वो है क्रिटिकल पाथ मेथड, और प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक जो PERT है वो किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज करेक्ट? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV। अब यहाँ पे देख सकते हैं CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K डिवाइड बाई MV इंटू गामा W। मतलब CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है MV और गामा W के। ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यस, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/K नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV नहीं, 1/MV के होता है। और AV की टर्म में अगर आप देखें तो AV की टर्म में ये होता है, MV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है AV के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CV और MV में क्या रिलेशन है? इनवर्सली का। तो CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AV, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। AV के रिस्पेक्ट में इनवर्सली है, जो कि यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फाइनेस ऑफ द सीमेंट, फाइनेस कैसे टेस्ट करते हैं? एक तो है सीव एनालिसिस, बट अगर सीमेंट की साइज जनरली 90 माइक्रॉन्स होती है, 90 माइक्रॉन, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एयर परमिबिलिटी, ब्लेंस इसे कहते हैं, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी मेथड, इसको यूज करते हैं हम फाइनेस को फाइंड करने के लिए। अंडर रिम्ड पाइल, अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है? जनरली हम यूज करते हैं कहाँ पे? ब्लैक कॉटन सॉइल में। और ये किस शेप का होता है? बल्ब लगे होते हैं इसमें, इस तरह कैसे बल्ब होते हैं, और ये कास्ट इन सीतू होता है, ठीक है। ये बोर्ड पाइल नहीं है, ये कास्ट पाइल है। और कह रहा है कि इन अंडर रिम्ड पाइल कंस्ट्रक्शन द रेशियो ऑफ साफ्ट डाया टू द बल्ब डाया, साफ्ट ये है, इसकी डाया और इस बल्ब की डाया में क्या रिलेशन होता है? तो 1:2.5 का होता है। इसका 2.5 गुना ज़्यादा होता है ये बल्ब, इससे ज़्यादा रखते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। मतलब मैक्सिमम डाया 2.5 तक रखोगे इस बल्ब का डाया, मतलब इस साफ्ट के डाया का, तो ये मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। For a pair of identical steel channel section tacked welded as tensor member, what is the net area of the cross section for the design purpose? तो यहाँ पे नेट एरिया क्या किसके बराबर होता है? नेट एरिया ऑफ वेव एंड फ्लेंज, दोनों का एरिया मिला के जो होल्स की वजह से रिडक्शन है वो करने के बाद जो एरिया आता है उसे बोलते हैं नेट एरिया। तो ये दोनों ही यूज में आता है। हाउ इज द डेप्थ ऑफ फुटिंग ऑफ एन आइसोलेटेड कॉलम गवर्नड? आइसोलेटेड कॉलम का जो फुटिंग होता है उसकी डेप्थ कैसे फाइंड किया जाता है? तीनों में जो मैक्सिमम डेप्थ मिलता है उसको हम एडॉप्ट करते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए सिंगल शियर है, वन वे शियर के लिए, और टू वे शियर मतलब पंचिंग शियर के लिए भी। तीनों में से सबसे ज़्यादा डेप्थ जिसमें मिलेगा हम उस डेप्थ को एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा A, B एंड C ऑल। अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, सेंटर पर कह रहा है पॉइंट लोड लग रहा है W या फिर P, कुछ भी मान लो आप, L/2। तो कह रहा है कि सब्जेक्ट टू कंसंट्रेटेड लोड इफ MP इज द वैल्यू ऑफ प्लास्टिक कैपेसिटी ऑफ द बीम, द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे मैकेनिज्म बनाए, बीम मैकेनिज्म बनेगा। यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? 2 थीटा के बराबर। यहाँ पे कितना होगा? थीटा के बराबर। और ये कितना होगा? W इंटू L/2 थीटा, डिफ्लेक्शन L/2 थीटा के बराबर। तो हम इस केस में क्या करते हैं? एक्सटर्नल वर्क डन को हम इक्वेट करते हैं इंटरनल वर्क डन के बराबर। तो ठीक है, आप इसको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? W इंटू L/2 थीटा इज इक्वल टू MP थीटा, यहाँ पे वर्क होगा इस फिक्स एंड पे, MP थीटा प्लस 2 MP थीटा यहाँ पे वर्क होगा, थीटा और थीटा, तो प्लस 2 MP थीटा, 2 और 1 3, 3 और 3 दूनी 6, तो 6 MP/L हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है स्पॉट स्पीड को फाइंड करने के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग में? सिंपल सी बात है, एनोस्कोप हम जानते हैं। एनोस्कोप किसके लिए काम आता है? स्पॉट स्पीड के लिए। बाकी पेरिस्कोप किसके लिए यूज होता है? पेरिस्कोप यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, विजिबल नहीं है ऑब्जेक्ट, इन दैट केस पेरिस्कोप इज यूज्ड। रडार पता ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए होता है। टैक्योमीटर किसके लिए होता है? टैक्योमीटर हम जब कंटूरिंग करते हैं उसमें हम टैक्योमीटर यूज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ
फ्रॉग का काम क्या होता है, फ्रॉग किसको बोलते हैं, ये अगर ब्रिक है तो इसमें ऐसा एक डिप्रेशन होता है। इसका काम क्या होता है, इसमें मोर्टार फिल करेंगे तो ऊपर वाले ब्रिक और नीचे वाले ब्रिक में जॉइंट प्रॉपर होगा, फॉर्म अ की जॉइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोर्टार। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन अ वायर अंडर थर्मल स्ट्रेसिंग कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्री स्ट्रेस फोर्स होता है ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेस, टेम्परेचर चेंज की वजह से, वो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके देखिए सबसे पहले प्रेशर गेज तो आएगा नहीं, इलोंगेशन ऑफ द वायर कितना इलोंगेट हुआ प्लस टेम्परेचर राइज कितना हुआ। तो अल्फा टी ई ये फार्मूला है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी इज द टेम्परेचर राइज एंड ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलोंगेशन ऑफ द वायर एंड टेम्परेचर राइज, द बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो आंसर आएगा सी, 18th का आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 90th क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक सॉलिड वायर है जिसको हम वर्टिकली ऐसे हैंग किया गया है, तो अपनी वेट की वजह से ये कितना इसमें इलोंगेशन आएगा, तो गामा एल स्क्वायर बाई 2ई। गामा यहाँ पे यूनिट वेट है और एल यहाँ पे लेंथ है और ई यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो गामा एल स्क्वायर बाई 2ई। नेक्स्ट कह रहा है लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। शॉर्ट टर्म हम जानते हैं कि 5000 इंटू अंडर रूट एफ सी के होता है एज पर आईएस 456। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट किसका है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा कर देते हैं, इसे बोलते हैं क्रीप कोएफिशिएंट। थीटा इज इक्वल टू क्रीप कोएफिशिएंट जो कि एज के साथ रिड्यूस होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। ये डायरेक्ट फार्मूला है, एज 456 में दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। गैंट चार्ट क्या करता है, गैंट चार्ट कंपैरिजन करता है एक्चुअल और शेड्यूल के बीच में। कैसा होता है गैंट चार्ट, देख लेते हैं एक बार। गैंट चार्ट कुछ इस तरह का होता है, इसमें यहाँ पे एक्टिविटीज होती है और यहाँ पे एक्टिविटीज टाइम के साथ शेड्यूल होता है। तो जितना पोर्शन किस पोर्शन पे भी चल रहा है और कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया उसको हैश लाइज दे हम डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली कि एक्चुअल और शेड्यूल में क्या डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू सीपीएम नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ मेथड किस पे ओरिएंटेड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। पहली बात तो इवेंट ओरिएंटेड कौन सा है, पर्ट। कॉस्ट एंड टाइम आर द कंट्रोलिंग फैक्टर, यस। तो बी और सी दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि सीपीएम में टाइम और कॉस्ट दोनों ही कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो आंसर आ जाएगा बी एंड सी वाला ऑप्शन है 22 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो सिंपली। ये कैसे करना है, सारे प्रोजेक्ट का क्या करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू प्रोबेबिलिटी। आप सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाइए। अब इसको आप क्या करना है, डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लगा दो। तो प्रोजेक्ट 2 की एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितनी है 0.08, प्रॉफिट प्रोजेक्ट 3 कितनी है 0.084, प्रोजेक्ट 1 की कितनी है 0.075 और प्रोजेक्ट 4 की है 0.066। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। हो गया घटते क्रम में। नाउ द आंसर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोले लगाने को, तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाना है, तो आंसर आ जाएगा 3214। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द शियर फोर्स ऑन अ बीम इज प्रोपोर्शनल टू। शियर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, तुम जानते हैं कि शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स इन एनी वन साइड। यहाँ पे अलजेब्रिक मतलब ऊपर और नीचे दोनों का फोर्स का अलजेब्रिक सम ऑफ द ट्रांसवर्स फोर्सेस। याद रखना अलजेब्रिक सम होता है तो प्लस, एक डायरेक्शन वाले प्लस होंगे, दूसरे डायरेक्शन वाले माइनस होंगे, तो आंसर आ जाएगा डी। ये था 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं यू कैन ऑल्सो राइट दैट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 4 पार्ट में हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एंड कर देंगे। वीडियो ताकि लंबा ना हो इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े में कर रहा हूँ, ताकि आप भी बोर ना हो। 25 क्वेश्चन करके हम 4 पार्ट में इस पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे। पेपर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग पेपर वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।